जय हिंद, जोहार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो कि जैक बोर्ड से संबंधित है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, सपनों की व्याख्या नामक पुस्तक किसने लिखी थी? क्या है क्वेश्चन? सपनों की व्याख्या नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी हिटलर। ऑप्शन को देखिए और कमेंट में इसके राइट आंसर को हमें दीजिए। चलिए हम लोग समय न गवाते हुए इसके राइट आंसर को देते हैं ताकि हमें समय की बचत हो जाए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। क्या होगा दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। सपनों की व्याख्या नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सिगमंड फ्रायड ने लिखी थी। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन इसका आप लोग कमेंट में फटाफट दीजिएगा। चलिए ऑप्शन ए हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1916 और ऑप्शन डी है 1918। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिए और मैं इसके फटाफट आंसर देता हूँ। देखिए इसका जो ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर घसक रहा है थोड़ा, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1914। 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? 1918 में ख़त्म हुआ था। आपको पता होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग निकाल चुके हैं और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? जल्दी जल्दी फटाफट बताना है। ऑप्शन आपको दिख रही होगी। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? ऑप्शन ए क्या है? चंपारण, ऑप्शन बी क्या है? खेड़ा, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है बारदोली। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। मैं इसके राइट आंसर को बता देता हूं ताकि समय हम लोग के पास कम है। तो ऑप्शन ए जो है चंपारण सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां पर शुरू किया था? बिहार के चंपारण में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? फटाफट इसके आंसर को बताइएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो पहला नंबर क्या है? ऑप्शन ए नंबर क्या है? 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1942। फटाफट इसके आंसर को आप लोग जरूर देंगे। मैं इसके आंसर को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। कब हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत? 1920 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अब अवज्ञा मतलब समझते होंगे, बात नहीं मानना को अवज्ञा हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब कोई बात नहीं मानता है, मतलब हम किसी चीज़ को इनकार कर देते हैं, इसका मतलब अवज्ञा कर देते हैं, मना कर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए क्या है? 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी क्या है? 1947। आंसर दीजिए फटाफट कमेंट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को हम भी दे देते हैं। 1930 में हुआ था। क्या हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। आप लोग को याद होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। दांडी मार्च कितने किलोमीटर लंबा था? क्या था? दांडी मार्च कितने किलोमीटर लंबा था? कितना किलोमीटर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा पैदल की थी? आपको ये बता देना है। ये भी आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए क्या है? 150, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। आप इसके आंसर को फट दीजिए। तो मैं इसके आंसर को दे देता हूं। देखिए 240 किलोमीटर था। लंबाई कितना था इसका? 240 किलोमीटर, यानी 240 किलोमीटर दांडी मार्च यात्रा किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। और प्रश्न संख्या, इसको पहले जूम कर लेता हूं मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आपको दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग समझते चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। तो
प्रश्न संख्या 7 क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? पहला ऑप्शन है जर्मनी, बी क्या है जापान, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है बर्मा। बर्मा को क्या कहा जाता है? आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। बर्मा को आज के युग में क्या नाम रखा गया है? तो चलिए इसके राइट आंसर को देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आगे बढ़े हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? फटाफट बताइए इसका आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन पढ़ दें। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1925। फटाफट आंसर दीजिए। फिर से ऑप्शन बोल देता हूं मैं, वैसे आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1925। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको चिल्ला चिल्ला के आंसर देना है। ठीक है, मैं इसके आंसर को दे दूँ। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। बाकी डिटेल्स में चीज़ें जो मैं क्लास लाऊंगा तो उस क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। जब सामाजिक विज्ञान हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, क्यों हुआ था और किसने करवाया था, क्या इसके पीछे कहानी था, पूरा इतिहास में बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, अभी हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए टेस्ट में ही हम लोग चलेंगे। चलिए आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए क्या है? 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी 1947। 9 के आंसर को दीजिए फटाफट इसका आंसर। अब कमेंट में हमको आंसर चाहिए। तो चलिए इसके राइट आंसर को हम देखते हैं। 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था। क्या कब हुआ था? 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा हुई थी? भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? क्या 1929 में दी गई थी, या 1931 में दी गई थी, या 1935 में दी गई थी, या 1942 ईस्वी में? ऑप्शन के साथ है। ए क्या है? 1929, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी है 1942। फटाफट इसके आंसर को देंगे आप लोग फटाफट। आइए अब हम लोग राइट आंसर को देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 1931 में, यानी भगत सिंह को फांसी की सज़ा किस वर्ष दी गई थी? 1931 ईस्वी में दी गई थी। कमेंट में आपको इसका डेट भी बताना है। ठीक है, किस डेट को इनको फांसी की सज़ा दिया गया था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है उसको हम लोग देखेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसको पहले मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल से है 10 प्रश्न, जैसे मैंने इतिहास से लिया है वैसे ही 10 प्रश्न मैं भूगोल से भी लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है भारत का भूगोल और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, इसलिए वहीं से चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नहीं बताना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? पहला ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। बताइए फटाफट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मुझे आशा है कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। मैं इसका आंसर को आपको दे देता हूं ताकि समय बर्बाद ना हो। यानी ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को आराम से दिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट बताना है। क्या ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे बढ़े। लंबाई के मामले में गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसको पहले मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि दिखे आप लोग को। हाँ, अब दिख रहा होगा। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी को देख लिया हम लोग। अब ये देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी अगर गंगा है तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न संख्या 13 में देखिए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 3000 किलोमीटर। इसका आंसर कमेंट में फटाफट दीजिएगा। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया होगा। चलिए, दक्कन का पठार किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? आपको बताना है कि जो दक्कन का पठार है वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी गाद। फटाफट इसके आंसर कमेंट में दीजिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे। मैं इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। जो ज्वालामुखी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी जो चट्टान जो मतलब कि दक्कन का पठार जो है ज्वालामुखीय चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ज्वालामुखीय चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को करने से पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 15 में छोटा नागपुर का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है? छोटा नागपुर का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी कोयला और लौह अयस्क, डी बक्साइट। राइट आंसर को फटाफट कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, फिर से ऑप्शन बोल देता हूं मैं। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, सी कोयला और लौह अयस्क और डी बक्साइट। आंसर को फटाफट कमेंट में आप लोग को देना है। मैं इसके राइट आंसर को देखता हूं। जो सी है कोयला और लौह अयस्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोयला और लौह अयस्क जो है प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो कोयला और लौह अयस्क के वजह से ही ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यही खनिज जहाँ पर यहाँ पर खुदाई किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर, अब हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नदी बांध और जलवायु चैप्टर से है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, तो चलिए भारत का सबसे बड़ा बांध को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? भाखड़ा नांगल बांध। क्या है ऑप्शन ए? भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन डी टिहरी बांध। राइट आंसर को कमेंट में फटाफट आप लोग दीजिएगा। इसके राइट आंसर को हम देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समय न लगे। ठीक है, तो इसका जो बी है हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। मैंने सबसे ऊंचा नहीं बोला है, सबसे बड़ा। बड़ा का मतलब क्या होता है? डेंसिटी में। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसे बड़ा मैंने कर लिया है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो प्रश्न संख्या 17 की ओर, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, भारत में क्या बताना है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मासिन राम, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो यहाँ पर लेह और जैसलमेर को तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लेह और जैसलमेर, लेह जो है, लेह में बिल्कुल कुछ नहीं है, सूखा बंजर ज़मीन है। ठीक है, भारत का इलाका है मानते हैं, लेकिन हम लोग का ये बंजर ज़मीन है। ठीक है, जैसलमेर जो में मरुस्थल है, तो ऑप्शन ए और बी ही हो सकता है। तो चलिए आप लोग को बताना है ए और बी में कौन होगा, बस ए और बी में ही आपको बताना है। हिंट में भी मैंने दे चुका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, मासिन राम। चेरापूंजी नहीं लिखेंगे, ठीक है, मासिन राम लिखेंगे, क्योंकि अगर चेरापूंजी और मासिन राम आए तो मासिन राम में आपको टिक लगाना होगा, चेरापूंजी में नहीं लगाना। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। राजस्थान का कौन सा स्थान यानी कौन सा जगह मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मतलब मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। चारों आंसर में से राइट आंसर को कमेंट में आप लोग दीजिए। चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा इलाका है राजस्थान का? जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का वह इलाका है जिसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार हम लोग कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है? माने हरित रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? इसका मतलब यही हुआ कि हरित जो क्रांति है किससे संबंधित है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, दूध से है। ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन। ऑप्शन सी कृषि
और ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन। चलिए इसके ट्रिक को समझिएगा। हरा भरा कौन होता है बताइए? दूध होता है? नहीं होता है। मछली? नहीं होता है। उद्योग? नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कृषि से रिलेटेड है। कृषि है ना, हरियर हरियर दिखता है जी, इसीलिए कृषि उत्पादन होगा। ठीक है, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी अलकनंदा। इसके राइट आंसर को हमें फटाफट कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हम लोग देते हैं ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर ना। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। चिल्ला चिल्ला के याद करना है कि भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध बनाया गया है। यानी टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। 4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? मतलब संविधान किस वर्ष लागू किया गया था भारत में? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। चलिए इसके राइट आंसर को हमें फटाफट कमेंट में दीजिए। आइए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। 1950 याद है ना? 26 जनवरी 1950 कब हुआ था? संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। यानी 1950 आपको याद रखना है। ठीक है, यानी भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जब भी बोला जाएगा तो इसका मतलब अस्थायी अध्यक्ष होगा। ठीक है, जब भी अध्यक्ष पूछा जाता है तो क्या बोलना है? अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके राइट आंसर को कमेंट में दीजिए। मैं इसका आंसर फटाफट आपको दे देता हूँ। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके राइट आंसर होगा। यानी संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। ओके, वेरी गुड। क्या है इसको समझते हैं। 23 क्या कहता है क्वेश्चन? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? यानी संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में बताया गया है? भारत क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए चलते हैं, एक लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या बताया गया भारत को? एक लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी एक समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन सी एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन डी एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको प्रस्तावना बोलते होंगे, बोलते हैं ना हम भारत के लोग, भारत को ये बोलते होंगे आप लोग अपने प्रेयर में बोलते हैं ना, वही आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या बोलते हैं? भारत, वही प्रस्तावना होता है। यानी संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन डी चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये बोलते भी हैं आप लोग, इसलिए आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। बिल्कुल एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर नहीं कटनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आपको क्या बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए क्या है? सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन बी क्या है? संसद के सदस्य। ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये चारों आंसर में से कोई एक आंसर सही है और उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देना है। तो चलिए इसके राइट आंसर को हम लोग देखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा याद रखिएगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। कौन करते हैं? तो राज्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लगा दे रहे हैं, वो बहुत ऊपर चला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आंसर, इसको टेस्ट देते चलना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
क्या बताना है आपको? प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? सीधा सीधी बात। ऑप्शन ए क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी जनता। प्रधानमंत्री को जनता चुनता है कि राष्ट्रपति चुनते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं कि मुख्य न्यायाधीश चुनते हैं? हम आगे पीछे बोले हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक, आगे बढ़े तो देखिए, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति? प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ओके, आगे बढ़े। ठीक, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल माने टाइम, कितना दिन तक लोकसभा का कार्यकाल होता है? तो ऑप्शन क्या है? 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है अनिश्चित। अनिश्चित तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, 6 वर्ष होता है? बिल्कुल नहीं, 6 वर्ष भी नहीं होता है। अच्छा, 4 वर्ष होता है? नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष होता है। यानी लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। वेरी गुड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताना है। ऑप्शन ए क्या है? 200। ऑप्शन बी है 238। ऑप्शन सी 250। ऑप्शन डी 545। राइट आंसर को कमेंट में फटाफट आपको जरूर से जरूर देना है। चलिए, इसके राइट आंसर को हम भी देखते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा? 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम नंबर, यानी मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं राज्यसभा में वो कितने होते हैं? 250 होते हैं, 250 होते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। ठीक है, प्रश्न संख्या 28। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए क्या है? राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसके राइट आंसर को कमेंट में फटाफट दीजिए, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताता हूं। यानी राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी, राज्यसभा में अस्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को माना गया है। किसको माना गया है? उपराष्ट्रपति को। मैं इस तरह से इसको कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। यानी राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 29, दिख रहा होगा। ठीक है, तो 29 क्या है? मौलिक अधिकार से है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो मूल अधिकार कितने दिए गए हैं भारतीय संविधान में? मूल अधिकार को ही क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फंडामेंटल राइट। मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य अलग होता है। मूल अधिकार, मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमको कमेंट में फटाफट दीजिए। 5 होता है कि 6 होता है कि 7 होता है कि 8 होता है? ठीक है, तो मैं इसका राइट आंसर को बता देता हूँ। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6 है। आगे बढ़ें। ठीक है, समानता का अधिकार संविधान की कौन सी धारा में है? समानता का अधिकार संविधान की किस धारा में होती है? किस आर्टिकल में राइट ऑफ इक्वेलिटी दिया गया है? ठीक है, राइट ऑफ इक्वेलिटी किस में दिया गया है? किस आर्टिकल में दिया गया है? धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल नंबर 12 से 13, यानी अनुच्छेद 12 से 13। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 14 से 18, सी 19 से 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से 24। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है, दिया गया है? चलिए मैं इसके राइट आंसर को दे देता हूं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार को बताता है। किसको बताता है? समानता के अधिकार को बताता है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आगे की ओर हम लोग क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं। इसको समझते हैं। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स से, यानी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए अर्थशास्त्र में घुसते हैं और इसको समझते हैं। राष्ट्रीय आय और आर्थिक संकेत से ये क्वेश्चन लिया गया है। प्रश्न संख्या 31 में, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO। क्या कहा जाता है? CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस
यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या नीति आयोग। नीति आयोग को ही योजना आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीति आयोग को ही योजना आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने फुल फोकस किया था इस पर, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको मैं इस तरह से बंद कर ले रहा हूँ। यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। फिर आगे बढ़े। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या मापता है? माने जीडीपी क्या मापता है? सीधा सीधी हिंदी मत याद रखिए। जीडीपी क्या मापता है? किसको मेजरमेंट करता है? किसको बतलाता है? ऑप्शन ए, किसी देश की कुल संपत्ति को। ऑप्शन बी, एक निश्चित अवधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन सी क्या है? किसी देश की कुल निर्यात आय। और ऑप्शन डी, किसी देश की कुल बचत। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं हम लोग फिर से। किसी देश की कुल संपत्ति, जीडीपी कुल संपत्ति डायरेक्ट नहीं बताता है, ठीक है। जीडीपी कुल संपत्ति को नहीं बताता, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? एक निश्चित अवधि में, माने एक डेफिनेट टाइम पीरियड में, माने एक समय देवल रहेगा, जैसे एक साल से 2 साल या 2 साल से 4 साल, ये मतलब कोई एक समय दिया हुआ रहेगा। इतना से लेकर इतना साल, इतना से लेकर इतना समय दिया हुआ रहेगा, तो उसमें उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर को मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, आपको दिक्कत हो रहा होगा। इसका राइट आंसर छिटा गया जी। इसका राइट आंसर को हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। यानी एक निश्चित अवधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य बताता है, ठीक है। आगे हम बढ़े। ओके, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 33 में देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे मापा जाता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन ए, कुल आय का कुल जनसंख्या से भाग देकर। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय का कुल जनसंख्या से भाग देकर। ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर। और ऑप्शन डी, कुल बचत को कुल जनसंख्या से भाग देकर। इसके राइट आंसर को आप लोग कमेंट में फटाफट देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं इसमें टीके लगा देता हूँ, बहुत दिक्कत है इसमें समझने में। तो चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला बढ़ते हैं। आर्थिक क्षेत्र और विकास से है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? मैंने सीधा सीधी प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? किसको शामिल किया गया है? उद्योग को शामिल किया गया है कि सेवा को शामिल किया गया है? सेवा मतलब बैंक वोंक, समझते हैं ना। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन से या बैंकिंग से? तो देखिए इसके राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। उद्योग को प्राथमिक क्षेत्र में नहीं नापा जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में उद्योग नहीं होता है। सेवा बाद में होता है, बैंकिंग से हो नहीं सकता है। सेवाएं जो है बैंकिंग के रिलेटेड भी आती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक देख लिए हम लोग, कृषि था। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं, यानी द्वितीयक क्षेत्रक देख रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या विनिर्माण और प्रसंस्करण, सेवाएं प्रदान करना या व्यापार? इसके राइट आंसर को फटाफट कमेंट में हमको देंगे आप लोग। हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन बी जो होगा, विनिर्माण माने बनाना। पहला में क्या था? कृषि था, और दूसरा क्या था? विनिर्माण और प्रसंस्करण। क्या होगा? विनिर्माण एवं प्रसंस्करण। विनिर्माण एवं प्रसंस्करण, इसमें सी में सट गया था, तो सी में नहीं सटने देना है हम लोग को, वो आगे बढ़ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। तृतीयक क्षेत्रक को किस नाम से जाना जाता है? यानी प्राथमिक क्षेत्रक देख लिए हम लोग, कृषि। द्वितीयक क्षेत्रक देख लिए, विनिर्माण और प्रसंस्करण। अब तृतीयक क्षेत्रक में देखेंगे। तृतीयक क्षेत्रक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र, अभी तुरंत बताए थे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये है, ठीक है। बी, औद्योगिक क्षेत्र। सी, सेवा क्षेत्र। और डी, खनन क्षेत्र। तो चलिए हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। सी में क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा इसका? सी में सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं फुल फॉर्म का वीडियो आप लोग को ला करके दे दूंगा। ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। तो चलिए इसके राइट आंसर को आप लोग कमेंट में फटाफट जरूर दीजिए। हम इसके राइट आंसर को स्टार्ट कर देते हैं देना। ओके, वेरी गुड। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका राइट आंसर होगा। यही मानव विकास सूचकांक जारी करता है, HDI ही मानव विकास सूचकांक को जारी करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। ऑप्शन डी चलते हैं। भारत में योजना आयोग, योजना आयोग को मैंने अभी पीछे बताया था, नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। योजना आयोग को ही हम लोग नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। 1947, 1950, 1951, 1952, यानी भारत में योजना आयोग, जिसको आप नीति आयोग कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? आपको फटाफट बताना है। तो चलिए इसके राइट आंसर को देखते हैं हम लोग। 1950 में नीति आयोग बना था। कब बना था दोस्तों? 1950 में बना था। नीति आयोग कब बना था? 1950 ईस्वी में नीति आयोग को बनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी मतलब समझते हैं ना? ठीक है, करेंसी समझ रहे हैं, मुद्रा। तो करेंसी, भारत में करेंसी में नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक मतलब ग्रामीण और ग्रामीण, वो नहीं हो सकता। यानी पहला ऑप्शन क्या बताया? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक। आपको बताना है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो चलिए इसके राइट आंसर को देखते हैं। आपको पता ही होगा कि करेंसी नोट RBI जारी करता है। कौन जारी करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखेंगे, 40 को समझेंगे और 40 का आंसर भी देंगे। चलिए, बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? माने बैंक मेन काम क्या करता है, आपको ये बताना है। काम क्या है बैंक का, बैंक क्यों जरूरी है? ठीक है, क्या करने के लिए बैंक की जरूरत पड़ गई? ठीक है, यानी बैंक का मुख्य कार्य आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या है? केवल ऋण देना। ऋण मतलब ब्याज देना, माने ऋण माने किसी को पैसा देते हैं ना, ऋण। ऋण मतलब कर्जा, तो केवल कर्जा देना होता है, या केवल जमा स्वीकार करना। जमा मतलब केवल बैंक में रखना, जमा करना, FD वगैरह ये सब जितना भी हो गया जमा में। सी क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। और ऑप्शन डी क्या है? शेयर बाजार में निवेश करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी जमा स्वीकार करना और ऋण भी देना। वैसे बैंक के चारों में से सब काम करता है, ठीक है, जमा, लेकिन केवल ऋण नहीं करता है। ऋण देता है लेकिन केवल नहीं बोलेंगे हम लोग, केवल वर्ड ये गलत है। जो केवल वर्ड आ गया इसीलिए मिस्टेक कर गया ये, ठीक है, केवल वर्ड नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। वैसे मैंने जो इसको बनाया है तो उसमें केवल सही लिखे हैं, लेकिन मैंने केवल नहीं करता है बैंक, ठीक है, केवल वाला काम नहीं करता। मैंने ऋण भी देता है, जमा भी स्वीकार करता है, शेयर बाजार में भी निवेश करता है। समझ गए? शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में भी बैंक जो होता है वो अपना म्यूचुअल फंड वगैरह चलवाता है, शेयर बाजार में निवेश करता है, लेकिन मुख्य काम उसका जो बैंक का मुख्य कार्य है वो जमा स्वीकार करना और ऋण देना दोनों होता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब फिर से चलते हैं इतिहास से ना, फिर से हम लोग इतिहास में पहुंच गए दोस्तों। इतिहास की क्वेश्चन आ गया। यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? चलिए बताइए। यंग इटली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? ऑप्शन ए बिस्मार्क। ऑप्शन ए क्या है? बिस्मार्क। ऑप्शन बी ज्यूसेपी मैत्सिनी। ज्यूसेपी मैत्सिनी, क्या नाम था इसका? ज्यूसेपी मैत्सिनी। मेजिनी लिखा हुआ है बट हम लोग मैत्सिनी कहा करते थे 10 क्लास में, ठीक है, हम लोग के बुक में मैत्सिनी लिखा हुआ था, में आधा तो सीनी ऐसे लिखा हुआ रहता था। यानी ऑप्शन ए क्या है? बिस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? ज्यूसेपी मैत्सिनी। सी गैरिबॉल्डी और डी कावूर। इसका पूरा नाम क्या था? काउंट कैमिलो द कावूर। क्या नाम था इसका? कावूर का कांट कामिलो द कैवूर ये नाम था, बट आपको उतना से मतलब नहीं रखना है, वो टीचर अभी नहीं बनना है, अभी आप लोग को एग्जाम देना है और टॉप करना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? बिस्मार्क, ऑप्शन बी ज्यूसेपी मैत्सिनी, ऑप्शन सी गैरिबॉल्डी, ऑप्शन डी कावूर।
तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट हमको कमेंट में जरूर से जरूर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिउसेप्पी मैत्सिनी, यानी यंग इटली नामक गुप्त संगठन जिउसेप्पी मैत्सिनी ने बनाया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी, क्या बताना है आपको, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए क्या है 1776, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन डी 1815 और ऑप्शन सी 1815 और ऑप्शन डी 1848। मिस्टेक से बोला गया था डी में, तो इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। क्या बताना है आपको कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, किस देश का राजा था, सीधा सीधी बात। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। जल्दी इसका आंसर हमको फटाफट दीजिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 43 क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में हमको दीजिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता था कि फ्रांस में ही काम करवाया था, यानी फ्रांस का ही वह शासक था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था। मेजबानी मतलब समझते हैं होस्ट ना, होस्टिंग किसने किया था 1815 में। होस्टिंग किसने किया था, किसने नेतृत्व किया था वियना कांग्रेस का। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी मेटरनिख, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विक्टर इमैनुअल टू। इसका आंसर हमें कमेंट में फटाफट जरूर से जरूर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिख। कौन दिया था, मेटरनिख ने मेजबानी की थी 1815 ईस्वी में। यानी ये भी क्वेश्चन हो सकता है याद कर लीजिएगा, वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रख लीजिएगा 1815। मेजबानी किसने की थी, मेटरनिख ने की थी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। क्या बताना है आपको, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1890। फटाफट इसके राइट आंसर को दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1871। क्या हो जाएगा इसका, 1871। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1918। इसका राइट आंसर हमको कमेंट में फटाफट दीजिए। चलिए अब हम लोग इसके राइट आंसर को देखते हैं। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे, 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे महात्मा गांधी। उसके पहले विदेश में रहते थे वो हमेशा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट रुला दिया था भारतीयों को, ठीक है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, किस वर्ष बनाया गया था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। कब हुआ था रॉलेट एक्ट, फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट में हमको जरूर से जरूर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, 1929। कब हुआ था, 1929। रॉलेट एक्ट 1929 में पारित हुआ था, बनाया गया था। अंग्रेज लोग रॉलेट एक्ट पारित किए थे और भारतीयों को जबरदस्ती जेल में ठुसवा रहे थे बिना गलती के। जो अंग्रेज का विरोध करता था उसको सीधे जेल में डलवा दिया करते थे वे लोग। आगे चलते हैं। चोरी चौरा घटना कब हुई थी, यानी चौरी चौरा घटना कब हुई थी। गोरखपुर से आगे है थोड़ा सा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1928। फटाफट इसका राइट आंसर हमको दीजिए जरूर से जरूर। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1922। क्या हुआ था, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुई थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद 50 क्वेश्चन होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। और अगला वीडियो हम नेक्स्ट लाएंगे, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन और कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। मतलब प्रश्न संख्या 49 क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या है, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कराची 1931, डी हरिहरपुरा 1938। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट में फटाफट हमको दीजिए। क्या होगा, हाँ
लाहौर अधिवेशन 1929 में हुई थी, यानी पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। प्रश्न संख्या 25, साइमन कमीशन भारत कब आया? क्या बताना है आपको? भारत में साइमन कमीशन कब आया था? आया पूछ रहे हैं, स्थापना नहीं। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1930। जल्दी जल्दी बताना है। 26 बताया जा रहा है, 1926 नहीं बताना है, 1928 भारत में कब आया था ये पूछ रहे हैं, ना कि 1926 नहीं पूछा जा रहा है। तो भारत में कब आया था साइमन कमीशन? 1928 ईस्वी में आया था। इसी में लाला लाजपत राय को क्या किया गया था? लाठीचार्ज किया गया था इन पर, और इनकी अंग्रेजों ने लाठियों से मारा था, और बाद में क्या हुआ था, ये डेड कर गए थे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में हम लोग 50 क्वेश्चन को लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।